Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and this is a new session of For Your Information hashtag FYI, where we are going to discuss the history and events of 11th of December. और आप ये सेशन हमारे साथ देख रहे हैं महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे विथ मी एंड हिस्ट्री गुरु डेफिनेटली। तो हिस्ट्री गुरु का भी स्वागत है हमारे इस सेशन में फॉर योर इन्फॉर्मेशन हैशटैग FYI, जिसमें हम आज 11 दिसंबर के दिन घटी घटनाओं और उस दिन हुए इवेंट्स पर नजर डालेंगे। एंड डेफिनेटली कैंडिडेट्स, वी वांट more and more viewers, so keep on sharing the links and yes, do like the video if you are liking our effort. इसके अलावा एक बात और हम कहेंगे सेशन स्टार्ट करने से पहले कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करके हमारे सब्सक्राइब व्यूअर आप बन सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना की जाए सर, और क्या अगर परमिशन है तो 11 दिसंबर की हिस्ट्री और इवेंट्स पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, देखते हैं कि पहली न्यूज हमारी क्या है। बिल्कुल, तो हियर इज द फर्स्ट इवेंट विच हेल्ड ऑन 1946। 1946 11 दिसंबर का ही दिन था जब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ वो स्टैब्लिश्ड, मतलब यूनिसेफ की स्थापना हुई थी सर 11 दिसंबर 1946 में। तो बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट में से काउंट हो सकता है। तो प्लीज हम चाहेंगे यहाँ पे कि यूनिसेफ के बारे में कुछ डिटेलिंग्स कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाए ताकि वो अवेयर हो जाए कि व्हाट एक्चुअली दिस इवेंट इज ऑल अबाउट। जी बिल्कुल, यूनिसेफ ये यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है, इसको हम कह सकते हैं। और यूएन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया था ये इसी दिन, यानी कि 11 दिसंबर को 1946 को इसी दिन इसका निर्माण किया गया था। और कुछ चीज़ें इसकी याद रखेंगे कि इसके अगर हेडक्वार्टर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। जी न्यूयॉर्क, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। अगर फाउंडर की कभी बात आती है कि यूनिसेफ के फाउंडर कौन थे, तो हर्बर्ट हूवर वाज द फाउंडर ऑफ यूनिसेफ। जी हाँ बिल्कुल, हर्बर्ट हूवर, मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और एक और पर्सन थे, देखिए इसकी अगर क्यों ज़रूरत पड़ी, अगर ये थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं। हालांकि देखिए ध्यान रखिएगा इसको, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसका जो अंत हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार का जब अंत हुआ, चूँकि 1939 से मैम 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, तो उसके बाद में ये इस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत क्यों पड़ती है मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बता दूँ कि यूनिसेफ वाज क्रिएटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली on 11th December 1946 to provide emergency food and health care to children in the countries that had been devastated by the Second World War। जी हाँ, ये सेकेंड वर्ल्ड वार का जब अंत हुआ तो उसके बाद में कुछ बच्चों के लिए उनके कहना चाहिए इमरजेंसी फंड की एक ज़रूरत पड़ी। करना क्या था, हेल्थ केयर को प्रमोट करना था और वहाँ पर फूड को भी प्रमोट करना था। तो इन सारी चीज़ों के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली ने इसी तारीख को 11 दिसंबर को 1946 को इसके निर्माण की घोषणा कर दी थी। एक और इससे पर्सन जुड़े हुए हैं, वो भी फाउंडर, जब भी फाउंडर की बात आती है तो उनका भी नाम लिया जाता है, वो अमेरिकन मॉरी पेट। जी हाँ, अमेरिकन मॉरी पेट नाम के एक पर्सन थे, इन्होंने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ we'll move on to the next event of the day which held on 1997। 1997 में 11 दिसंबर के ही दिन द क्योटो प्रोटोकॉल opens for signature। सर ये क्योटो प्रोटोकॉल ओपन हुआ सिग्नेचर के लिए, हम बिल्कुल जानना चाहेंगे, कैंडिडेट्स भी जानना चाहेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली क्योटो ऑल अबाउट। जी बहुत अच्छा एक ये न्यूज़ है, बहुत अच्छी। और यहाँ पर ये जो मैं क्वेश्चन बनाए गए हैं अभी तक, तो ये भी पूछा गया है कि क्योटो ये है क्या और क्योटो कहाँ है, क्योंकि एक शहर का नाम है ये में। अच्छा। तो उसके नाम से ही, चूंकि वहां पर ही समिट हुआ, एक ऐसा समिट हुआ था जिसमें एक क्लाइमेट यानी कि जलवायु को लेकर के किया गया एक समिट था। अच्छा। ये जापान का शहर है क्योटो। और 1997 को 11 दिसंबर को आज ही के दिन बहुत सारे कंट्रीज ने वहां पर सिग्नेचर किए। और सिग्नेचर किस बात को लेकर के किए गए थे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताएं कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज था। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना था जिसमें कि जलवायु में जो गैसेज हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वहाँ पर उसको मेंटेन करने के लिए ये समिट किया गया था। और इसको हम लोग अगर कहें तो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि भी इसको बोलते हैं। अच्छा। जी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक संधि सम्मेलन था, उसमें ये सारी चीजें वहां पर की गई। अगर
हम लोग बात करते हैं कि इसका मेन पर्पस क्या हुआ। जी, क्योटो प्रोटोकॉल का मेन पर्पस क्या हुआ, तो याद रखेंगे कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी जो उनको मेंटेन करना है, उनका जो घनत्व है, जो डेंसिटी, उनको मेंटेन करना इसका मेन पर्पस था। और ये क्यों किया जाए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस कहीं ना कहीं जो मानव शरीर है उसके लिए नुकसानदायक होती हैं, और इसीलिए मनुष्य की जो जीवन प्रणाली है उसको नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए किया गया। और यहाँ पर इस सम्मेलन में एक बात और मैम देखने के लिए आती है कि जो भी इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज थे, क्योंकि गैसेस का यूज वहां पर केमिकल वगैरह ज्यादा यूज होता है तो गैसेस ज्यादा यूज होती है, तो जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थे उन पर उनको जो ग्रीन हाउस गैसेस थी उनमें मेन थी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये गैसेस को कानूनी तौर पर कितनी कितनी मात्रा में कौन सा कंट्री यूज करेगा, इसका उत्सर्जन होगा, इसके लिए ये मेन समिट बुलाई गई थी, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करें तो एक उसका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं हमको इसमें दिखता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं, उन सारे कंट्रीज ने मिलकर के वहां पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दैट मीन्स हम बात करें तो ये जो पूरा सिग्नेचर प्रोटोकॉल का रहा है, इट इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम बैलेंस। जी बिल्कुल, लगभग 183 कंट्रीज थे वहां पर, उन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस की बकायदा डिक्लेरेशन भी किया था और सिग्नेचर भी किया था। और ये जापान का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर भी है क्योटो। तो और अगर कभी आपसे ये पूछा जाए, ये तो बात हो गई उस दिन क्योटो प्रोटोकॉल की सिग्नेचर की, संधि की, अगर कभी आपसे पूछा जाए ये लागू कब किया गया, इम्प्लीमेंटेशन की अगर डेट पूछा जाए, तो बिल्कुल आप वहां पर बेझिझक लगा सकते हैं 2005 को 16 फरवरी का वो दिन था जिस दिन ये पूरी तरीके से लागू किया गया था। फाइन, चलिए इसी के साथ we'll move on to the next event which held on 2001 11th of December 2001 2001 में the People's Republic of China joins the World Trade Organization, that is WTO। सर, one of the most important event अभी फिर से आ गया है 11 दिसंबर 2001, 11th of December 2001 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था वो ज्वाइन किया था, WTO का मेंबर बना था। तो वी डेफिनेटली नो समथिंग अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। वी नो मैक्सिमम न्यूज में हम देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से डील आउट करता है। तो डेफिनेटली हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने जो ज्वाइन किया था, तो व्हाट एक्चुअली इट इम्पैक्ट्स अपॉन द कैंडिडेट्स एंड ऑन द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बिल्कुल, यहाँ पर जैसा आपने बताया ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग तो इस न्यूज़ के माध्यम से ये जरूर जान गए कि 11 दिसंबर को, आज ही के दिन जो 11 दिसंबर है 2001 को, चाइना था वो WTO का कहीं ना कहीं उसको ज्वाइन किया था एक सदस्य के रूप में। लेकिन यहाँ पर WTO की बात आएगी तो WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यहाँ पर न्यूज़ बन सकती है, बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है मैम कि WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था। बिल्कुल जी, तो ये यहाँ पे मैं बताऊंगा कि बिल्कुल GATT, गैट के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जी हाँ बिल्कुल, ये एक WTO का पहला नाम था। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी WTO को, और उसके बहुत सारे सदस्य हैं जो आपस में व्यापारिक जो लेन देन करते हैं, उसमें WTO एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफॉर्म है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के थ्रू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, तो it is one of the most important events to be remembered. So candidates do focus upon all the informations which we are providing you in kind of each and every event। हर घटना के फॉर्म पे जो हम आपको एक इवेंट्स बताते हैं या आपको एक हैपनिंग्स बताते हैं, किसी सन की बताते हैं, फॉर एवरी ईयर वी टॉक अबाउट। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, बिकॉज बात आपको पता है कि दिस ऑल कैन कम इन योर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में, वो किसी तरीके से बिल्कुल नोबडी नोज कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। इसलिए हम लोगों का बिल्कुल मेन मोटिव यही है कि आपके सामने ज्यादा से ज्यादा क्रैक्स, ज्यादा से ज्यादा न्यूज, एक न्यूज से कोरिलेट करके दूसरी न्यूज आप तक पहुंचाएं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बहुउपयोगी रहे। जी बिल्कुल, चलिए सर, इसी के साथ वील मूव ऑन टू द इवेंट्स पार्ट के बाद अब बात आती है बर्थडेज की, कि किन किन का जन्मदिन 11 दिसंबर, whosoever is being celebrated their birthdays on this particular date, that is 11th of December। तो 11th of December को सबसे पहले सर आता है दिलीप कुमार जी का बर्थडे। 1922 ही वॉज बॉर्न। दिलीप कुमार जी सेलिब्रेट करते हैं 11th of December को उनका बर्थडे। तो हम सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, बॉलीवुड की बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर दिलीप कुमार। तो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी भी है, बहुत छाप छोड़ने वाली पर्सनैलिटी है इनकी। तो और क्या कैंडिडेट्स इनके बारे में जान सकते हैं? जी बिल्कुल,
बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप लोग सबसे पहले दिलीप कुमार की बात करते हैं तो दिलीप कुमार एक राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, राज्यसभा के सांसद रहे हैं और ट्रेजेडी किंग के नाम से बहुत फेमस रहे हैं। ट्रेजेडी किंग। जी, ट्रेजेडी किंग के नाम से इसलिए फेमस रहे हैं क्योंकि जो दुखद, जो संवेदनशील रोल इन्होंने जो किए हैं वो बहुत शानदार, इमोशनल, जी सेंटिमेंटल, बिल्कुल बहुत सेंटिमेंटल इन्होंने रोल किए हैं, तो उसके लिए इनको ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको 1994 में दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और चूंकि इनका जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था मैम। अच्छा जी, जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था, तो ज्यादातर लोगों का चूंकि लाहौर वाला जो रीजन था, अगर बहुत हम भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले की बात करते हैं तो बहुत सारे जो एक नामी गिरामी लोग रहे हैं उनका कहीं ना कहीं जन्म पाकिस्तान में भी हुआ है। जो बंटवारे के बाद थोड़ा सा अलग अलग हो गए, तो इनका भी जन्म पाकिस्तान में हुआ था। और इनको निशाने इम्तियाज, जो वहाँ का मैम एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अच्छा। जैसे भारत रत्न अपने यहाँ भारत में दिया जाता है, ऐसे वहाँ ही दिया जाता है निशाने इम्तियाज। तो पाकिस्तान सरकार ने इनको निशाने इम्तियाज दिया है। ये दिया है 1998 में। जी हाँ, 1998 में दिया है। और 2015 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया। रिसेंटली अगर बात करते हैं तो देखिए कितने सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए निकल के आ रही हैं। यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन बन सकता है। 2015 में आप दिलीप कुमार साहब को पद्म विभूषण भी दिया गया। और 1980 में इनके बहुत एक कहना चाहिए, चूंकि अच्छा एक अभिनय करते थे तो इसलिए 1980 में मुंबई का शेरिफ भी इनको बनाया गया था। जी मैम। अच्छा, मुंबई का शेरिफ जैसे ओके। जी, शेरिफ एक सम्मानित वहां का पद माना जाता है, तो उनको शेरिफ भी वहां का बनाया गया। तो इतने सारे अचीवमेंट्स हैं इनके साथ, तो कहीं ना कहीं इनके अवार्ड से, निशाने इम्तियाज, दादा साहब फाल्के, पद्म विभूषण, तो यहाँ से डेट किस ईयर में इनको मिला या कौन सा अवार्ड इनको नहीं मिला, इस तरीके से बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सर एक हम यहाँ पे कैंडिडेट्स भी जानना चाहेंगे, दिलीप कुमार का असली नाम। जी, दिलीप कुमार का असली नाम बहुत बढ़िया है, यूसुफ खान। जी, दिलीप कुमार का असली नाम है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। दिलीप कुमार का असली नाम है यूसुफ खान। ओके। जी बिल्कुल, आप सभी लोग समझ गए होंगे। लेकिन अगर AR रहमान की हम लोग बात करते हैं मैम, तो वो लोग ज्यादातर लोग समझते हैं AR रहमान का नाम AR रहमान है, लेकिन वहां पर AR रहमान की अगर हम ओरिजिनल नेम की बात करते हैं वहां पर उनका नाम दिलीप कुमार है। अच्छा। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैम यही है कि AR रहमान को वहां दिलीप कुमार के नाम से याद रखिए और यहाँ पर यूसुफ खान के नाम से याद रखिए। मतलब AR रहमान का जो रियल नेम है वो है दिलीप कुमार। जी 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 बिल्कुल। और एक बहुत इनके साथ में जुड़ा हुआ एक फिल्म अभिनेत्री भी थी बहुत, सायरा बानो जी, जो इनकी वाइफ जी, इनकी पत्नी भी, धर्मपत्नी सायरा बानो जी से इन्होंने शादी भी की थी। चलिए इसी के साथ देखिए अगला बर्थडे किसका सेलिब्रेट होता है, तो ओशो रजनीश जी का। 1931 में ये बॉर्न हुए थे। 11th of December वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ओशो रजनीश ऑल्सो। जी जी, देखिए ओशो के नाम से सभी लोग वाकिफ हैं। बहुत सारे लोग आचार्य रजनीश, बहुत सारे लोग भगवान रजनीश भी कहते हैं। एक आध्यात्मिक क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा दर्शन भी दिया है और लोगों को जो जीने की इन्होंने कला सिखाई है। इनके कला का जो मेन वो था प्यार, ध्यान और खुशी को जीवन का इन्होंने मूल्य माना है। इन्होंने कहा है प्यार से और ध्यान से और खुशी से ही जीवन का अच्छी तरीके से जी बिल्कुल मैम। और अगर हम इनके ओशो की बात करें कि इनका वैसे ओरिजिनल नेम ओशो नहीं था, पहले तो मैं ये बता दूं, लेकिन ओशो के मतलब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। ओशो का एक लैटिन वर्ड है ओशो, जिसका मतलब होता है सागर में विलीन हो जाना। जी, सागर में विलीन हो जाना ओशो का मतलब होता है और लैटिन वर्ड है। अगर इनके मूल नाम की, इनका ओरिजिनल नेम, रियल नेम की बात करें तो इनका नाम था चंद्रमोहन जैन। चंद्रमोहन जैन जी हाँ। और ये बाद में रजनीश चंद्रमोहन के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। और बाद में फिर जब इनका ये आध्यात्मिक क्षेत्र दिन ब दिन निखरता गया और काफ़ी पॉपुलैरिटी, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी हुई, अमेरिका में तो बहुत पॉपुलैरिटी थी, तो इनको लोग आचार्य रजनीश कहने लगे। उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि इनको लोग भगवान रजनीश कहने लगे। और अमेरिका में तो इनके जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने मैम एक रजनीशपुरम की स्थापना भी कर दी थी। अच्छा। जी मैम, वहां पर रजनीशपुरम की स्थापना हो गई थी। तो इतनी सारी चीजें इनसे रिलेटेड हैं। आज भी अगर कभी भी बुक फेयर लगता है, कोई पुस्तक का बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी, तो वहां पर ओशो की किताबें जरूर आपको वहां पर दिख जाएंगी।
तो हम ये ध्यान रख सकते हैं जो ओशो ने अपने टीचिंग्स में बताया कि लव, हैप्पीनेस जी, एंड बिल्कुल, मेडिटेशन बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला बर्थडे सर प्रणब मुखर्जी जी का। 1935 को बॉर्न हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बर्थडे भी सेलिब्रेट होता है 11th ऑफ दिसंबर को। तो कैंडिडेट्स के लिए चलिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि कुछ एक नए फैक्ट्स इनको मिलते हैं, क्योंकि पहले हम प्रणब मुखर्जी को जानते थे एज अ पॉलिटिकल लीडर, पर अगर अभी बात करें तो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, तो अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रेजेंट में अगर बात करें तो प्रेजेंट में हमारे भारत के राष्ट्रपति भी हैं। जी बिल्कुल, और एक बहुत चर्चित पर्सनालिटी भी हैं, क्योंकि ये इन्होंने कई मंत्री पद को भी ग्रहण किया। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे इंटरेस्टिंग इनका बात करें तो सर इनका जब रेलवे मिनिस्ट्री का पार्ट था तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था, जी और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग भी रहा है था। और एज अ फाइनेंस मिनिस्टर भी मैम इन्होंने बहुत काम किया। अच्छा काम किया। जी, एक इनका बहुत फेमस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से इलेक्शन लड़ा करते थे, जंगीपुर वेस्ट बंगाल में है, और वहाँ से ये इलेक्शन लड़ा करते थे। और आज ही के दिन इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 11 दिसंबर को 1935 को ये बॉर्न हुए थे। ये 13वें राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं भी। और इन्होंने राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था तो इनके अपोजिट में खड़े हुए थे पीएस संगमा साहब। तो जी हाँ, पीएस संगमा को इन्होंने हराया था। और इनके बारे में कुछ और खासियत मैं बता दूं, राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। 1984 में ये फाइनेंस मिनिस्टर बने, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अच्छा। और 1997 में 1997 में इनको बेस्ट कहना चाहिए सांसद का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इनको अवार्ड भी दिया गया। तो इतनी सारी इनके साथ में खूबियां जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत प्रतिभा के धनी प्रणब मुखर्जी साहब हैं, जो वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ देखिए अगला जो है हमारा विश्वनाथन आनंद जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट होता है 11th ऑफ दिसंबर को। 1969 में बॉर्न विश्वनाथन आनंद, चेस चैंपियन, यस वर्ल्ड वाइड अगर इनकी पहचान की हम बात करें तो ही इज द इंडियन बेस्ट चेस चैंपियन वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो विश्वनाथन आनंद स्पोर्ट्स से लेके तो एक ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। और दूसरा सर ये कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनको हम कहीं ना कहीं एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में देखते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे भारत को जो चेस में पहचान दिलाने का जो क्रेडिट जाता है वो बिल्कुल आनंद साहब को जाता है, विश्वनाथन आनंद साहब को। और 1969 में इनका जन्म हुआ था। तो जल्दी से हम जान लेते हैं इनके बारे में कुछ और चीज़ें। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं चेस के, शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, भारत का गौरव है शतरंज के। और इनका जन्म आज ही के दिन 11 दिसंबर को 1969 को हुआ था। 5 बार मैम ये वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। 5 टाइम्स इन्होंने जो कंपटीशन था वर्ल्ड चैंपियनशिप का वो इन्होंने जीता है। और एक बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो हमारे यहाँ स्पोर्ट में सबसे अच्छा अवार्ड माना जाता है, वो इनको पहली बार दिया गया। पहला अगर बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तो इन्हों को दिया गया 1991 में इनको दिया गया था। और अर्जुन अवार्ड भी, ये भी स्पोर्ट्स का मैम अवार्ड है, ये भी 1984 में दिया गया। पद्म श्री भी दिया गया 1984 में। उसके बाद में पद्म भूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2007 में, और उसके बाद में पद्म विभूषण भी 2007 में दिया गया। जी हाँ, पद्म विभूषण याद रखिए। और जो मतलब पद्म भूषण, पद्म विभूषण और राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न तो पहला इनको मिला है। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ बिल्कुल ये बना हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल, हु गॉट द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये इतने सारे यहाँ से क्वेश्चन इनको मिल सकते हैं स्टूडेंट्स को। राजीव गांधी खेल रत्न को मत भूलिए, बिल्कुल अर्जुन अवार्ड को मत भूलिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और आप आनंद साहब भी स्पोर्ट्स एक पर्सनालिटी हैं, बिल्कुल यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। बिल्कुल। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब देखेंगे सर डेथ्स की, ऑबिचुरी की बात है यहाँ पे कि हु डाइड ऑन द सेम डे, दैट इज 11th ऑफ दिसंबर। सबसे पहले डेथ एनिवर्सरी जो होती है वो है MS सुब्बुलक्ष्मी। 2004 में इनका देहांत हुआ था MS सुब्बुलक्ष्मी जी का 11 दिसंबर के ही दिन। तो सर कौन है ये MS सुब्बुलक्ष्मी? जी बिल्कुल, MS सुब्बुलक्ष्मी जी ये कर्नाटका जो म्यूजिक ग्रुप है, कहना चाहिए कर्नाटका एक संगीत घराने से ये रिलेटेड हैं और मशहूर संगीतकार है, म्यूजिशियन है। बहुत अच्छा इन्होंने अपना गाया भी है, बहुत सारी फिल्मों में भी इनका एक रोल रहा है जी। तो यहाँ पर मैं इनके बारे में बताऊं, सबसे पहले इनका पूरा नाम जान लीजिए। इनका पूरा नाम है मदुरै सड़मुखडिवु सुब्बुलक्ष्मी, थोड़ा सा साउथ नाम है जी। मदुरै सड़मुखडिवु मुथुलक्ष्मी जी इनका पूरा, सुब्बुलक्ष्मी इनका पूरा नाम है। कर्नाटका की मशहूर संगीतकार हैं
और लता मंगेशकर जी ने भी इनकी तारीफ की। अच्छा। जी हाँ, लता मंगेशकर जी ने इनको एक उपाधि दी थी, तपस्विनी कहा था उन्होंने। जी बिल्कुल, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जी ने भी इनके संगीत की बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी और इनको भी बहुत सारे अवार्ड में मिले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड के बारे में डिस्कस करूंगा। पद्म विभूषण इनको 1975 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। अच्छा। उसके बाद में और एक बहुत बड़ी इनके साथ में खासियत है, अवार्ड से पहले मैं डिस्कस कर दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर संगीत किसी ने प्रोग्राम पेश किया है, प्रेजेंट किया है, तो वो क्रेडिट जाता है मिस सुब्बलक्ष्मी को। जी, दैट मींस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो हम बात करें, दैट इज यूएनओ। जी, इन्होंने यूएनओ की जो असेंबली है, जो सभा है, वहां पर इन्होंने संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। भारत रत्न भी मिला है। अच्छा। इतनी एक विलक्षण प्रतिभा है इनके अंदर, इनको भारत रत्न भी दिया गया और 1998 में भारत रत्न भी दिया गया। और एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रैमन मैगसेसे अवार्ड भी इनको दिया गया और वो दिया गया है 1974 में। तो आपके सामने इतने सारे क्रक्स हैं, मैं रिपीट किए दे रहा हूं। भारत रत्न जरूर याद रखिए, इनको दिया गया 1998 में, मैगसेसे अवार्ड 1974 में, और यूएनओ के सभा में सबसे पहले अगर संगीत प्रस्तुत करने का क्रेडिट जाता है तो वो भी जी इंडियन, तो वो भी एमएस सुब्बलक्ष्मी जी का है। और भी बहुत सारी इनकी खासियत रही कर्नाटक। एक क्वेश्चन सर, ये जो हमें लगता है शायद ये बिल्कुल बन ही सकता है कि हु हैज बीन टाइटल तपस्विनी। जी बिल्कुल, और ये ऑप्शंस में हम वहां देखेंगे आशा भोसले, लता मंगेशकर, एमएस सुब्बलक्ष्मी। जी बिल्कुल, और जो भारत रत्न वाला मैम क्वेश्चन है, उससे तो क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत रत्न को कब मिला, तो बिल्कुल उसकी डेट जरूर याद करके जाइए और रैमन मैगसेसे की डेट जरूर याद करके जाइए। बिल्कुल। चलिए देखिए, अगला डेथ एनिवर्सरी जो मनाते हैं वो है रविशंकर जी का। 2012 में इनका देहांत हुआ था, 11 दिसंबर के ही दिन। सर, रविशंकर जी ये भी एक म्यूजिकल पर्सनालिटी है। जी बिल्कुल, म्यूजिकल पर्सनालिटी है और सितार वादक हैं ये, बहुत फेमस सितार वादक और संगीतज्ञ भी हैं। बिल्कुल जी। सर, इन्हीं की बेटी है अनुष्का शंकर जी, अनुष्का शंकर एंड नोरा जोन्स। बिल्कुल। दोनों अपने आप में संगीत का जन्म ही हुआ है संगीत से, तो बिल्कुल वो भी ग्रैमी अवार्ड विनर भी रही हैं इनकी बेटी नोरा जोन्स जी। तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान है। और जो क्लासिकल म्यूजिक है, जो शास्त्रीय संगीत है, वो उसके लिए जाने जाते हैं बहुत। अच्छा। और इनके जो गुरु जी थे वो भी एक अपने आप में पारंगत संगीतकार थे, उनका नाम था उस्ताद अलाउद्दीन खां। एक बार पूछा गया है मैम ये, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, उस्ताद अलाउद्दीन खां इनके गुरुजी का नाम है। शिक्षा उन्होंने रविशंकर साहब ने उन्हीं से ही लिया है और इनको भी 1999 में भारत रत्न दिया गया था जी। और 2009 में इनको पद्म भूषण और ग्रैमी अवार्ड, जो म्यूजिक का इंटरनेशनल लेवल का मैम अवार्ड है, वो भी इनको दिया गया है। अच्छा। और 3 बार दिया गया है ग्रैमी अवार्ड जी मैम। तो इनके साथ में ये बहुत सारी खूबियां जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, दैट मींस रविशंकर जी ग्रैमी अवार्ड, जो कि हमारा वर्ल्ड का बेस्ट म्यूजिक अवार्ड जो होता है वर्ल्ड लेवल का, वो इनको 3 बार मिला है जी मैम। इसी के साथ we'll move to the end of this session. For your information, #FYI. If you have liked the content, if you are liking our efforts on Mahindra Guru's official YouTube channel, do not forget to click on the like button before getting offline. And yes, keep on commenting and sharing our videos, because you know कि आपके sharing, commenting से maximum candidates can take benefit from our videos. For your information, #FYI के नए सेशन में फिर हम आपके साथ मिलेंगे अगले दिन की अगली घटनाओं और इवेंट्स के साथ, because you know 365 days in a normal year and 366 days in a leap year, we will be with you sharing all the events and happenings of the same day. And yes, end में do not forget, your success is our success. Thank you so much.